आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की जो पुस्तिका है वसंत भाग एक उसके प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। वसंत भाग एक हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है जो एनसीईआरटी कक्षा 6 के छात्रों को देती है पढ़ने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला अध्याय है उसका नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल जी का नाम हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है। इन्होंने कई रचनाएं की हैं। तो अब हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं, इस काव्य का पाठ करते हैं। तो जो कविता है उसका नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी एक चिड़िया के माध्यम से, एक छोटी चिड़िया के माध्यम से उस चिड़िया की विशेषता को बता रहे हैं। एक चिड़िया के बारे में हमें वो बता रहे हैं, साथ ही साथ वो चिड़िया के बारे में उस चिड़िया के मुख से ही बता रहे हैं। वो चिड़िया ही अपने बारे में बता रही है, ऐसा इस कविता में लिखा है। तो वह चिड़िया जो है वह चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। जुंडी कहते हैं हम ज्वार को। जो ज्वार और बाजरा होता है उसके जो दाने होते हैं उनको हम जुंडी के दाने कहते हैं। तो यह जो चिड़िया है वह चोंच मार के दूध भरे जुंडी के दाने खा लेती है। वो जुंडी के वो वाले दाने खाती है जिसमें कि दूध भरे होते हैं, यानी कि रस भरा होता है। वो उसको कैसे खाती है? बड़े ही रुचि से खाती है और रस से खाती है, यानी बहुत इंटरेस्ट लेकर के खाती है। उसे वो बहुत पसंद आता है, वो उसे बहुत पसंद करती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, और वह जो दाने हैं, जुंडी के दाने, उनको खा करके बहुत संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फैक्शन होता है उसको। और वो कहती है कि नीले पंखों वाली चिड़िया मैं ही हूं, जिसे अन्न से बहुत प्यार है। उसे अन्न से बहुत प्यार है, यानी खाने से बहुत प्यार है। वो हर एक दाने की रिस्पेक्ट करती है और उसे खाने के बाद उसे संतोष मिलता है, संतुष्ट हो जाती है। वो सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं, अगली जो हमारी छंद है उसमें लिखते हैं कवि कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी कि वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया है जो कि रस के दाने खा लेती है बड़े संतुष्टि के साथ। वही चिड़िया कंठ खोल करके बूढ़े वन बाबा की खातिर गाना भी गा लेती है, वो भी रस उड़ेल करके। बूढ़े वन बाबा यहाँ किसको कहा गया है? बूढ़े वन बाबा कहा गया है बरगद के पेड़ को। ठीक है, तो बरगद को यहाँ पे बूढ़े वन बाबा कहा गया है। उनके लिए वो कंठ खोल करके गाना गा लेती है। इसका अर्थ क्या है कि वो बरगद के पेड़ पर बैठ करके खूब गीत गाती है और उस गीत में बहुत रस होता है, यानी कि बहुत मन लगा करके उस गीत को गाती है। बहुत ही मनमोहक भाव से वो उन गीतों को गाती है। साथ ही साथ वो कंठ खोल करके गाती है, यानी बिल्कुल शर्माती नहीं है, वो खुल करके गाना गाती है, गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। अब पहले में इन्होंने क्या लिखा था? वह छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया। वही दूसरे पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं? वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। माफ कीजिएगा, पहले में संतोषी चिड़िया थी, यानी कि वो रस के दाने खा करके संतुष्ट हो जाया करती थी। और यहाँ पर वो छोटी मुंह बोली बोली जा रही है, यानी कि वो बहुत ही जो उसका नेचर है बहुत ही खुले मन का है। वो बात कर लेती होगी सबसे, वो खुल करके गाना गा लेती है पेड़ पे बैठ के, वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करती है। उसके बाद लिखता है मैं नीले पंखों वाली मैं ही हूं और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन कहते हैं हम एकांत को। ठीक है, तो उसे एकांत से भी बहुत प्यार है। एकांत का अर्थ ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो। एकांत का अर्थ ये होता है कि आप कुछ समय अपने आप से बात करके अपने आप के अंदर बिताएं। ठीक है, तो उसे इस विजन से भी बहुत प्यार है, इसीलिए वो आराम से अकेले बैठ के बरगद के पेड़ पे और बरगद के पेड़ के लिए ही गीत गा लेती है। उसे अपने दोस्तों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कभी कभी। अब जो हमारा अंतिम छंद है उसमें लिखा है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसमें कह ये रहे हैं कि वो जो छोटी चिड़िया है वो क्या करती है? उड़ते हुए आती है, नदी जो बिल्कुल उफान पे है, जहां तूफान आया हुआ है, जहां बाढ़ आई हुई है, वहां पे भी वो नदी के बीच में से जा करके एक बूंद जो है नदी का पानी ले करके और पी करके चली जाती है। अब इस पूरे फेनोमेना को, इस पूरे घटना को कितने अच्छे तरीके से केदारनाथ जी ने दिखाया है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत छोटी सी बात है कि वो नदी जो उफान पर है
नदी जो उफान पर है उसमें जाती है और एक बूंद पानी पी लेती है, एक बूंद पानी पी लेती है, ठीक है। पर इतनी छोटी सी बात को, उफान पर है, वहां से वो एक बूंद पानी पी लेती है, पर इतनी छोटी सी बात को उन्होंने किस अच्छे तरीके से दर्शाया है कि ये देखिए, चोंच मारकर पी नहीं लेती है, वो चोंच मारकर क्या करती है, चढ़ी नदी का, चढ़ी नदी मतलब जहां पे बाढ़ आया है, जहां पे तूफान है, उस नदी का दिल टटोल कर, यानी कि नदी का यहां पे मानवीयकरण कर दिया गया, उसको एक इंसान की तरह दिखाया गया कि नदी का दिल टटोल करके ये मोती के दाने ले आ रही है। और जल के पानी को क्या लिखा गया है, जल की मोती, यानी जल की कितनी कीमत है हमारे जीवन में, उसको यहाँ पे दर्शाते हुए कवि क्या लिख रहे हैं कि जल तो एक मोती है, एक मोती के समान है, इतनी कीमती है। और इतनी कीमती चीज जो चढ़ी हुई नदी है, जो उफान पे नदी है, जहां से कि ताकतवर से ताकतवर जानवर और इंसान नहीं निकल सकता, वहां पे ये छोटी चिड़िया जो है आराम से उड़ते हुए जाती है और बड़ी आसानी से बिल्कुल नदी के बीच में, यानी उसके दिल में जाकर के और एक बूंद पानी ले आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने इस बात को दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं, वो छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि वो गर्वीली है, कि जहां बड़े बड़े योद्धा नहीं पहुंच पाए, वहां वो बड़ी आसानी से जाती है और बिल्कुल बीच में से, उसके दिल में से कुछ चीज निकाल करके ले आती है। उसे इस बात का गर्व भी है और वो एक गर्वीली चिड़िया भी है। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो फिर लास्ट में कहती है कि मुझे जो है नदी से भी अत्यंत मोहब्बत है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है नदी से, मुझे बहुत पसंद है नदियां, ठीक है। इस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल जी करते क्या है कि मनुष्य के अंदर जो एक मनुष्य के अंदर जो भावनाएं मौजूद होती हैं, उन भावनाओं को वो चिड़िया के माध्यम से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो उन भावनाओं को चिड़िया के माध्यम से बता रहे हैं, यानी कि ये जितने भी भाव इन्होंने चिड़िया के बारे में बताई है, वो एक्चुअली एक मनुष्य के अंदर भी होता है। मनुष्य भी चाहता है कि वो क्या गर्व महसूस करे, वो कुछ ऐसा कर ले जिससे कि उसे गर्व महसूस हो। मनुष्य भी चाहता है कि वो एकांत में खुश रहे, कभी कभी लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं। मनुष्य भी अपने जीवन में संतोष चाहता है, पर मनुष्य के जीवन में ये सभी प्राप्ति नहीं हो पाती है इन चीजों की। तो चिड़िया के माध्यम से केदारनाथ जी बता रहे हैं कि किस तरीके से एक आसान जीवन जीते हुए हम अपने जीवन में संतोष और साथ ही साथ ये मुंह बोली का अर्थ है कि वो खुलापन ले आ सकते हैं और हम अपने जीवन में गर्व भी महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार कवि अपने मनोभावों को हमारे सामने पेश करते हैं इस कविता के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट। हमारे YouTube चैनल पर आपको कक्षा 5वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट्स की, हर विषय की एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे से, बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करके अपलोड किया जा रहा है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। So we are providing the NCERT solutions for every subject on our YouTube channel. To access to that solutions, you need to just subscribe our YouTube channel. And those questions are very well explained, fully explained in easy way by our tutors. The NCERT solutions are provided from class 5th to class 12th. Thank you. We move further. तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कुछ प्रश्न अभ्यासों को। पहला यह है कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो चिड़िया के बारे में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी,
उसमें उसकी कई खासियतों को पढ़ा। कैसी खासियत? पहली ये, वो नीले पंखों वाली है, वो संतोषी है, उसे अन्न से प्यार है, फिर वो बहुत मोगोली है, साथ ही साथ छोटी भी है, और एक चीज जो बार बार आ रहा है कि वो नीले पंखों वाली है। यानी तीनों पंक्ति में ये बात आई है कि वो नीले पंखों वाली है, और साथ ही साथ दूसरा जो शब्द है वो छोटी है। तो ये तो दो उसकी जो होगी बनावट हमें पता लग गई। बाकी की चीजें जो भी हमने पढ़ी, उससे आपके मन में जो भी चित्र उभरता है, आपको उसे बनाना है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? शीर्षक भी आप स्वयं से दे सकते हैं। अभी हमने इसको बहुत अच्छे से विस्तार में पढ़ा है। तो अभी है वह चिड़िया जो कि इस कविता के हर पंक्ति के पहले पंक्ति में हर छंद के पहले पंक्ति में ये मिलता है, वह चिड़िया जो, वही इसका शीर्षक बना दिया गया है। आप कुछ और ले सकते हैं, आप नीले पंखों वाली ले सकते हैं, ठीक है, नीले पंखों वाली। और क्या लिया जा सकता है? और लिया जा सकता है गर्वीली चिड़िया, क्योंकि ये बहुत गर्वीली है। और हम लोग क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं संतोषी चिड़िया। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं। जो भी पढ़ के आपको लगा आप वो लिख सकते हैं। इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, कोई ठोस आंसर नहीं होता है, कोई ठोस जवाब नहीं होता है। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? सबसे पहले पंक्ति में हमने क्या पढ़ा कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को अन्न से प्यार है। और किस चीज से प्यार हो गया? ये हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा, उसे विजन से बहुत प्यार है। विजन किसको कहते हैं हम लोग? विजन कहते हैं एकांत को, ठीक है। तो उसे विजन से भी बहुत प्यार है। उसके बाद हमने तीसरी पंक्ति में क्या पढ़ा था? उसे नदी से बहुत प्यार है। तो हम वो भी लिख देंगे, और उसे नदी से प्यार है, ठीक है। ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद हमारा चौथा, आशय स्पष्ट करो। पहला है रस उड़ेलकर गा लेती है। रस उड़ेलकर गा लेती है का आशय क्या है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आशय लिखने का तरीका क्या होता है। तो जब भी हमें आशय लिखना होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं हम लोग? प्रसंग में लिखते हैं यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक का जो नाम होगा, जैसे अभी हमारा वसंत भाग 1 है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं। यह तरीका होता है प्रसंग लिखने का। कोई भी कविता है उसका शुरुआत जो है, अगर आशय स्पष्ट करने को कहा जाए या अर्थ स्पष्ट करने को कहा जाए, तो शुरुआत उसका ऐसे ही करते हैं कि प्रसंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 1 से ली गई है। इस पाठ का नाम वह चिड़िया जो है। पाठ का नाम लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? इसके रचयिता के बारे में लिखेंगे। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रसंग। ये प्रसंग लिखने के बाद फिर इसमें एक पंक्ति और जोड़ते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं व्याख्या की, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रसंग। प्रसंग के बाद आएंगे हम लोग व्याख्या में, ठीक है। तो प्रसंग लिखने के बाद हम लोग वहीं नीचे एक लाइन छोड़ के फिर लिखते हैं व्याख्या। व्याख्या की शुरुआत करते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि या फिर कवयित्री ये कहना चाहती है। तो यहां पर जो रस उड़ेलकर गा लेती है, इसका अर्थ है
कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वो यह कहना चाहते हैं कि चिड़िया जो है वो बहुत खुले दिल की है, वह बहुत मुंह बोली चिड़िया है, वो रस उड़ेल करके यानी बहुत स्वाद से बहुत मजे में चीजों को गाती है, अपने गीतों को गाती है। उसे फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास कौन है, उसे ये फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पर है, परंतु वो इतने खुले मन की है, उसका दिल इतना साफ है कि वो बहुत अच्छे से रस उड़ेल करके गाना गाती है, यानी कि दिल खोल करके गाना गाती है। ख है हमारा, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। अब इसका फिर से प्रसंग लिखेंगे हम उसी तरह। यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 1 से ली गई है। इसका नाम, जिस पाठ का नाम वह चिड़िया जो है, साथ ही साथ और क्या लिखेंगे कि इसके कवि जो हैं वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और फिर व्याख्या में आएंगे कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, जो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा भी था अभी विस्तार से पढ़ते हुए, कि कवि यह बताना चाहते हैं कि जो नदी है वह अपने उफान पर है। चढ़ी हुई नदी का मतलब क्या होता है, उफान पर है, नदी में तूफान आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है और नदी बहुत तेज बह रही है। और उस नदी का दिल टटोल कर, यानी कि नदी के बीच में जाकर के ये चिड़िया जो है पानी की एक बूंद ले आती है, जल का मोती ले आती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से एक तो जल की कीमत बता रहे हैं कि जल कितना इंपॉर्टेंट है, उसको मोती से तुलना कर दिया उन्होंने। साथ ही साथ चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि नदी उफान पर है पर चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इतनी गर्वीली चिड़िया, वो इतनी साहसी चिड़िया है, उसके अंदर इतना साहस है कि वो बीच में जाकर के और एक बूंद पानी ले आ रही है, बहुत प्यार से ले आ रही है। इसलिए चढ़ी नदी का दिल टटोल करके बहुत प्यार से वो ले आ रही है। जहाँ नदी तूफान पे है, गुस्से में है, वहां पर चिड़िया जो है बहुत प्यार से अपना एक बूंद पानी लेकर के चली आती है। तो इस प्रकार से हम प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे। अब आते हैं, अगला हमारा अनुमान और कल्पना है कि कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह चिड़िया कौन सी रही होगी। ठीक है, इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि सलीम अली, जो कि जिनका कि काम पंछियों के ऊपर बहुत ज्यादा है, इनको बर्ड साइंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो पुस्तक है भारतीय पक्षी, उसमें जाकर के ढूंढने को कहा जा रहा है कि उसमें जाकर ढूंढने की कौन सी नीले पंख वाली चिड़िया है जो कि इस कविता में इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। यानी कि इस बुक में ये तो मिल ही जाएगा आपको कि नीली चिड़िया कौन है, साथ ही साथ आपको ये भी मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे पंछी हैं जो ठंडे के मौसम में एशिया के उत्तरी भाग से हमारे यहाँ चले आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर ठंडी और बढ़ जाती है। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। यानी या तो वो नीलकंठ रही होगी, या छोटा किलकिला, या कबूतर, या पतरिंगा। हालांकि कबूतर नीला नहीं होता तो ये गलत है। नीलकंठ हो सकता है पर वो उतना छोटा नहीं होता। छोटा किलकिला हो सकता है और पतरिंगा हो सकता है। तो ये एक अनुमान और कल्पना की बात है, यानी कि ये किताब में जाकर के ढूंढने की बात है। ये परीक्षा में तो नहीं आएगी, परंतु आपको नाम जरूर पता होना चाहिए कि या तो वो छोटी किलकिला हो सकती है, या फिर बड़ा पतरिंगा हो सकता है, या फिर नीलकंठ का भी जिक्र हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में, हम अगले सत्र में फिर से मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।